सम्मेलन को दी ऊंचाई, देर रात तक श्रोताओं ने जमकर उठाया आनंद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली के भारत मंडप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ के चल रही राजमार्ग परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखल साहू भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। और वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। और इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है, जिस पर सभी ने अमल किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी के आह्वान को छत्तीसगढ़ की जनता ने साकार भी किया है, सभी पेड़ लगाए रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बेहतरीन कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ लगाएं। और आज देश के लोगों ने मोदी जी के आह्वान को चिरोधार्य किया है और हम छत्तीसगढ़ में भी 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे हैं और एक अभियान के रूप में चल रहा है। स्कूलों में एनजीओ सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिल रहा है वहां पर मां के नाम से पेड़ लगा रहे हैं और पीपल, बरगद, नीम, बेल, करंज इस तरह का पेड़ लगा रहे हैं और निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति होगा। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मंत्रिमंडल समिति की बैठक को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी के समय सीमा, कस्टम मिलिंग, धानों की रखरखाव, धान खरीदी और उठाव जैसी विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के बाद उठाव परिवहन पर मंत्रिमंडल समिति चर्चा करेगी। इसके साथ ही बारदानों की उपलब्धता सिस्टम पर चर्चा होगी। साथ ही कहा कि सीएम साय की पहल पर प्रति एकड़ 3100 क्विंटल के हिसाब से धानों की खरीदी इसके बाद की जाएगी। धान खरीदी के समय सीमा, कस्टम मिलिंग नीति और धान खरीदी के बाद धान को उठाव, परिवहन, इन सारे बिंदुओं पर मंत्रिमंडलीय उप समिति में आज चर्चा होगी और जो भी राज्य के किसानों के हित में जो अच्छा से अच्छा हो, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत कठिनाई ना हो, बारदाना की उपलब्धता और सारे विषय बिंदु पर टोकन से संबंधित जो सिस्टम है उनके भुगतान संबंधी और सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। हाँ, निश्चित रूप से धान के खरीदी के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी, लक्ष्य भी निर्धारित होगा। और चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसानों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, उनको प्रति एकड़ में 21 कुंटल और उनके 31 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जो हमारा माननीय मोदी जी की गारंटी है वो निरंतर चलता है। और अस्पताल में दुष्कर्म मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं लेने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था प्रक्रिया जारी है। इस तरह की घटना प्राइवेट अस्पतालों में निंदनीय है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई भी पार्टी नहीं होती, उन्हीं मानसिकता होती है और ऐसी ही मानसिकता के लोगों का त्याग करना बेहद जरूरी है। तो देखिए, अस्पताल में दुष्कर्म मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं लेने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था प्रक्रिया जारी है और इस तरह की घटना प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल भी निंदनीय है और ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई भी
पार्टी नहीं होती है और उनकी जो मानसिकता होती है और ऐसी मानसिकता के लोगों का त्याग करना बेहद जरूरी है। तो रायपुर से देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जब है अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकारी हॉस्पिटलों में जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी भर्तियां हैं विभिन्न माध्यमों से, उसकी प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि प्राइवेट संस्थान में इस प्रकार की जो घटना हुई वो काफी दुखद और निंदनीय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनकी कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई अलग से कोई पार्टी नहीं होती। ऐसे अपराधियों के लिए समाज में भी हमको इनको दुष्कृत करना चाहिए, इनको अपने से दूर रखना चाहिए और एक वातावरण ऐसा समाज के माध्यम से भी निर्मित हो कि ऐसी घटनाएं न हो। और इसके लिए लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी सरकारी संस्थानों में अभी ऐसी कोई भी घटना की जानकारी नहीं है और प्राइवेट संस्थान में आपने कहा है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई कर कठोर उसमें जो भी कार्रवाई हो। और वहीं रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा के चौथे दिन पर बयान देते हुए कहा कि हमने पहले भी न्याय यात्रा पर कहा था, पहले भी कई तरह की यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी लेकिन कुछ नहीं हुआ और इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई भी मुद्दा लेकर ये लोग यात्रा पर निकल जाते हैं। ये केवल राजनीति के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं जिसका लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का देखिए ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है उसके चौथे दिन पर बयान देते उन्होंने कहा कि हमने पहले भी न्याय यात्रा पर कहा था और पहले भी कई तरह की यात्रा राहुल गांधी पहले भी निकाल चुके थे, लेकिन आपको बता दें कुछ नहीं हुआ और इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई भी मुद्दा लेकर ये लोग यात्रा पर निकल जाते हैं और ये केवल राजनीति के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं जिसका लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा के चौथे दिन पर निशाना साधा और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई भी मुद्दा लेकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये बयान सामने आया है। ये पहले भी न्याय यात्रा कांग्रेस ने काफी निकाली है और पिछले समय भी ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। तो जहां जहां इनकी यात्रा निकली, जिन जिन राज्यों से गुजरी, उन राज्यों में उनकी सरकार साफ हो गई। तो ये निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं महासमुंद जिले के बसना में मगधा यादव समाज की ओर से नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे मगधा यादव समाज ने उत्साहपूर्वक और त्योहार की तरह मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल शामिल हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति ऋषभ कुमार ने की। वहीं कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी जिन्हें मगधा यादव समाज की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जहां पर तमाम जो बच्चे हैं उन्हें मेधावी छात्र छात्रा को सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महासमुंद जिले से जहां पर बसना में मगधा यादव समाज की ओर से नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल शामिल हुई हैं। तो वही जिसमें आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति ऋषभ कुमार ने की है जिन्हें आपको बताते चले मगधा यादव समाज की तरफ से छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया है। महासमुंद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह किया गया है। मगधा यादव समाज में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो तमाम मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें सम्मानित करते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। यहाँ पर तमाम लोग भी शामिल हुए। महासमुंद जिले के बसना मगधा यादव में जो है समाज की ओर से नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसे मगधा यादव समाज ने बेहद ही उत्साहपूर्वक और त्योहार की तरह मनाया है। और मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल इसमें शामिल हुई और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो सभापति ऋषभ कुमार ने की है। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा आज कि हमारे इतने बड़े यादव बंधु एकत्रित हुए हैं और हमारा एकता ऐसा बना रहे जो
हम सब भाईचारे के नाते एक साथ आज जैसे जुटे हुए हैं, इसी प्रकार सदा दिन बने रहें। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि बसना नगर के पावन धरा में राम जानकी मंदिर परिसर में मगधा यादव समाज कल्याण संघ विकासखंड बसना एवं पिथौरा के संयुक्त तत्वाधान में नुआखाई मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आज अत्यंत खुशी व्यक्त करता हूं और हमारे जो मगधा यादव समाज के समस्त बंधुओं, माताएं एवं बहनों, मातृत्व शक्ति ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनके लिए मैं अपने संगठन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सारंगढ़ के मेडरा राजमिस्त्रियों ने हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रोता उपस्थित रहे और देर रात तक सम्मेलन का आनंद उठाते रहे। ग्राम मेडरा के राजमिस्त्रियों की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ संचालक हास्य व्यंग और गीत के सम्राट शशि भूषण स्नेही ने चिर परिचित्र अंदाज में शानदार संचालन करते हुए कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां दी। वहीं बेमेतरा से पधारे हास्य के चर्चित रामानंद त्रिपाठी भैया ने श्रोताओं को खूब हंसाता हुआ और साथ ही कवि भाई जयंत यादव ने भी खूब माहौल जमाया। वहीं आपको बता दें, लैलूंगा से पधारी श्रृंगार कवित्री रश्मि मंजुला पंडा ने सुमधुर गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मेट्रा का हास्य कवि सम्मेलन बेहद सफल रहा, जिसमें सुदुरगांव में कवि सम्मेलन का सफल आयोजन और छत्तीसगढ़ के नामचीन कवियों की उपस्थिति में रही। और खबर सारंगढ़ से है, जहां पर ग्राम कुम्हारी में युवा कवि सम्मेलन कमलेश यादव का कविता और कवि सम्मेलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। कवि सम्मेलन में जो आपको बता दें कि कवि कमलेश यादव के संयोजन में तृतीय वर्ष कुमारी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के जाने माने हास्य कवि और कवियत्री आमंत्रित हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ संचालक शशि भूषण स्नेही ने श्रोताओं को खूब हंसाया। वहीं मनीराम मितान, गुड़ीराम बादल और श्रृंगार कवियत्री प्रियंका गुप्ता ने प्रेम का गीता सुनाया था। साथ ही ब्लैक डायमंड के नाम से मशहूर जमुना पुतका पुरिया ने श्रोताओं को खूब हंसाया और इस दौरान सैकड़ों श्रोता सम्मेलन का आनंद लेते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सारंगढ़ से, जहां कुम्हारी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रदेश के जाने माने हास्य कवि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। श्रोताओं ने सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया है। सारंगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राम कुम्हारी में युवा कवि कमलेश यादव का कविता और कवि सम्मेलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। कवि कमलेश यादव के संयोजन में तृतीय वर्ष कुम्हारी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। और खबर सारंगढ़ से है, जहां पर अवैध महुआ शराब पर सरगिया पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की ओर से जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को जुआ सट्टा, अवैध शराब, गांजा से संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि अवैध महुआ शराब पर सरगिया पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके बाद अधीक्षक पुष्कर शर्मा की ओर से जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने जुआ सट्टा, अवैध शराब, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर बताते चले कि पुलिस अब संदिग्ध होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ जो इसमें संलिप्त व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया। और इस दौरान पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सारंगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और वहीं सारंगढ़ पुलिस की ओर से लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग प्रकरणों में शामिल एक महिला और एक पुरुष को गांजा तस्कर गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
सारंगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 2 अलग अलग प्रकरणों में सफलता मिली है। 17 किलोग्राम के गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि सारंगढ़ पुलिस की ओर से लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग प्रकरणों में शामिल एक महिला और एक पुरुष को गांजा तस्करों को जो है गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से पुलिस ने 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा भी बरामद किया है। और वही वित्त मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया था कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी की वैकल्पिक व्यवस्था ने एफएसएनएल में एसटीसी लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण और हस्तांतरण के लिए कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से भिलाई में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। एफएसएनएल को खरीदने वाली जापानी कंपनी कोनोइक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 320 करोड़ की बोली लगाई थी। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को केंद्र सरकार के द्वारा निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसको लेकर यहां कार्य करने वाले लोगों में आक्रोश है। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की है। उनकी मांग है कि सरकार अपना फैसला वापस ले और प्रॉफिट देने वाली एफएसएनएल कंपनी को निजी हाथों में न दे। यहां कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत के सभी 8 यूनिटों में हड़ताल की जा रही है और करीब 3000 कार्मिकों को हड़ताल पर होने की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप है। देखिए, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का निजी हाथों में बेचना हर कर्मचारी को नागवार गुजरा है और इसका आक्रोश हर कर्मचारी और यहां तक कि जितने भी सरकारी कर्मचारी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, चाहे पूरे देश भर में जितने फेरो स्क्रैप की यूनिट्स हैं वहां काम करते हैं। हमारी यूनिट 8 हैं, बोकारो, दुर्गापुर, बनपुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, भिलाई, और ये सब जगह आज ये ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल हुई है, जो कि आज तक के इतिहास में फेरो स्क्रैप के 1979 से बनने के बाद से आज तक हुई नहीं थी। और ये दिखाता है कि कर्मचारियों के अंदर डर है कि उनका आगे भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। इसको लेके हर आदमी आज सड़क पे उतरा है और सभी इकाइयों में 100% काम बंद हुआ है और हजारों करोड़ का नुकसान सेल्को और भिलाई स्टील प्लांट को हुआ है। इस बात के लिए हम लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि इस तरह से लाभ देने वाली कंपनियों को अगर बेचा जाता है तो कर्मचारी, चाहे वो सेल का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे किसी भी अन्य रेल का हो, भेल का हो, कहीं का भी आदमी होगा, वो आदमी सड़क पे उतरेगा और इस निजीकरण का विरोध करेगा। आज फेरो स्क्रैप में जिस तरह से पिछले लगभग 30-35 वर्षों से लगातार कमाई का साधन था, उस साधन को इन्होंने बंद कर दिया और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बेचना ये पूरी तरीके से किसी न किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। 18 दिन था मैं नगरनार में। नगरनार को लास्ट में बेचने नहीं दिया हम लोगों ने। नगरनार बेच इसलिए नहीं पाए वो लोग क्योंकि वहां की पूरी शहर बंद हो गई। शहर का हर बच्चा हम लोग के साथ था। उन्होंने कहा अगर बेचना है हमारी जमीन हमको वापस कर दो, क्योंकि मोस्टली आदिवासियों की जमीन थी वो। उसके पहले उन्होंने 13 नंबर डिपॉजिट एनएमडीसी का, उसको बेचने का कोशिश किया अडानी को। अभी भी अडानी का प्रॉपर्टी पड़ी हुई। उसके बाद जब फेल हुए तो वो आए एफएसएनएल। ये एक ऐसी यूनिट है जो कभी भी घाटे में नहीं रही, क्योंकि ये हॉट केक है, फेरो स्क्रैप हॉट केक है और ये लगातार प्रॉफिट करती रही। जब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट सेल का एक सबसे बड़ा यूनिट जब लॉस में जा रहा था, उस समय भी एफएसएनएल प्रॉफिट में जा रहा था। उसके बाद भी अचानक बीच में कोशिश की गई 2 साल पहले, फेलियर हुए, तो अभी अचानक 3rd टर्म जब मोदी जी आए तो बिना किसी कंसल्टेंसी के, मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना धना से एक फॉरेन कंपनी को बेच। पेंशन से लेके इंडिविजुअल केस बहुत सारे हैं और कंपनी के आर्थिक लेन देन जो हमारा और वर्कर का और इनका यूनियनों का जो साइन कंपनी ने किया है, एग्रीमेंट किया है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है और कंपनी को बेच दिया गया है। और हम आज 88 करोड़ रुपया इस ईयर में हमारा कमाई था और 320 करोड़ में कंपनी बेच दिया गया। हमारा 3000 करोड़ का एसिड है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 268 कितना करोड़ हमारा फिक्स में है ना, 268 करोड़ हमारा फिक्स में है। जब
हमारी कमाई हुई पैसे। उसके बाद भी ना तो हमको पैसे दिए गए, कुछ यूनियनों से हमारी बात नहीं की गई और कंपनी को एक तरफा बेचा गया और कोई भी आगे ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि वर्कर का होगा क्या। और अवैध रूप से आश्रित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने और राजस्व सुरक्षा के मद्देनजर अवैध शराब पर संयुक्त कार्रवाई की गई है। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर आबकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम परसापाली स्थित ननकी मुड़ा तथा लुंगड़ी मुड़ा तालाब किनारे छोटा जंगल में तबीश देते हुए कार्रवाई की है, जिसमें अलग अलग जगह में शराब निर्माण करते हुए 6 भट्टे को नष्ट किया गया। साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। जिस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से आश्रित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने और राजस्व सुरक्षा के मद्देनजर अवैध शराब पर संयुक्त कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध शराब पर जो है कार्रवाई होते हुए नजर आ रहा है। जहां महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर आबकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम परसापल्ली स्थित जो है ननकी मुड़ा तथा लुंगड़ी मुड़ा तालाब किनारे छोटे जंगल में दबिश देते हुए कार्रवाई की गई है। और नरसिंहगढ़ तहसील के गांव गनगारी में ग्रामीण जो है जनों की सोयाबीन फसलों को पूरी तरह से बारिश से तबाह हो गई है। साधना प्लस न्यूज की टीम ने इस दौरान गांव में जाकर पीड़ित किसानों का हाल जाना। रिपोर्टर सत्यम शर्मा ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि फसलों के खराब हो जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने तो कर्ज लेकर सोयाबीन की फसल लगाई थी, जो कि लगभग 70% खराब हो चुकी है। पूर्व सरपंच नारायण सिंह, जालंधर सिंह और अन्य ग्रामवासियों ने चैनल के माध्यम से सरकार से सर्वे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उसी के साथ राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में भी और गनियारी में भी किसानों की फसल काफी बर्बाद हो चुकी है। उसी को लेकर आज हम गनियारी में सर्वे करने आए हैं कि किसानों की कितनी फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान क्या चाहता है। क्या नाम है आपका? नारायण गुजर। कहाँ के निवासी हैं? यहाँ गनियारी के। क्या कितनी फसल का नुकसान हुआ है आपका? आज किसान 3 दिन से किसान के 26, 27, 28 उनकी 3 दिन तक आज पानी पड़ चुका है। किसान की फसल कट चुकी है, जो खेतों में पड़ी है। उस फसल में पानी पड़ने के कारण फसल में से फसल मतलब सोयाबीन उगना चालू हो चुकी है। कई किसानों की फसल खड़ी भी है, मतलब 80-90% से ऊपर नुकसान हो चुका है किसान का। आज किसान परेशान है बेचारा, वो इतना परेशान है कि कहने जा। हमने जैसे सोसाइटी में भी बीमा है, हमारा बैंक में क्रेडिट कार्ड में भी बीमा है, और जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा भी है कई लोगों का। हम उन बीमा के माध्यम से, हमारा बीमा के माध्यम से हमें पॉलिसी दी जाए, सरकार हमारी मदद करे, किसानों की मदद करे। आज दुख की घड़ी में सरकार अगर किसान के साथ खड़ी न होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी कोई अधिकारी सर्वे करने नहीं है। अभी 3 दिन से कोई अधिकारी नहीं आया, न कोई अधिकारी का हमारे पास सूचना है और न कोई 3 दिन से पता है अधिकारी का। न कोई पटवारी न फसल नुकसान हुआ है, किसी अधिकारी ने गाँव में आके सूचना नहीं दी है फसल खराब होने की। क्या कहना है इसके बाद? अभी तक कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, यही बोलो। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं और उस मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कोई सर्वे करने नहीं आया। नहीं आया कोई, अभी नहीं आया कोई। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है और वो किस तरह मुआवजे की मांग चाहेंगे। आप बहुत परेशान है, कई दिन नहीं उतना डर लगा था कभी, इससे हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल नष्ट हो गई पूरी जगह की पास चली थी, नदी से गिर गई, मर भी गई, कुछ भी नहीं बचे। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमने और हम डिफाल्टर भी हो गए 2 साल से 3 साल से। मतलब हमारे अगले साल भी मतलब मसूर में कोई दाम नहीं मिल पाया, दाम मतलब मसूर भी खत्म, सोयाबीन भी खत्म हो गई, पूरी मतलब दोनों ही खत्म नष्ट। हम कैसे से जमा करा, कैसे घर परिवार चलावा, कैसे तो ये था गनियारी के किसानों का दर्द, किस तरह उनकी फसल नष्ट हुई है
और शासन से वो मुआवजे की मांग चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक मुआवजा मिला जाए। कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ सिंगर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।